हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिज़िक्स का थर्ड चैप्टर, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कैसे जनरेट की जाती है? अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी से। ठीक है, क्योंकि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, है ना। एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस होती है? फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, सच एज एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन और ऑफ मैकेनिकल रोटेशन ऑफ डायनामो। ठीक है, ये कुछ टाइप है जिनसे एनर्जी जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्स अ लिंक टू फ्लो फ्रॉम सेल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है? सेल्स से फ्लो होती है। डू यू नो हाउ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट? क्या आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है इलेक्ट्रिक सर्किट में? व्हाट कंस्टिट्यूट अ करंट इन सर्किट? किस वजह से सर्किट में करंट फ्लो करता है? नहीं पता होगा, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेट अस स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन अ बॉडी इज़ मेजर्ड इन कॉलम्स। ठीक है, किसी भी बॉडी में जो चार्ज होते हैं, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम किस में मेज़र करते हैं? कॉलम्स में मेज़र करते हैं। द क्वांटिजाइजेशन ऑफ चार्ज रिक्वायर्स दैट अ चार्ज इन अ बॉडी ऑलवेज रिमेन इन इंटीजरल मल्टीपल ऑफ चार्जेस इन इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर वी हैव अ रिलेशन Q इज इक्वल टू NE। कुछ समझ में आया? नहीं आया होगा, क्यों? क्योंकि अभी हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं है। मैं बताती हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो उनको किस में मेज़र किया जाता है? कॉलम्स में, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा। और इसको हम कब पढ़ चुके हैं? इसको हम 9th क्लास केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो जो चार्ज होता है, किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है, ऑलवेज रिमेन द इंटीजरल मल्टीपल ऑफ चार्जेस इन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज जो होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ चार्जेस इंटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, है ना, क्योंकि हमें पता है हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। ठीक है, तो किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इससे हमें क्या फॉर्मूला मिला? Q इज इक्वल टू NE। तो हम Q से क्या डिनोट करते हैं? Q से हम डिनोट करते हैं चार्ज ऑन द बॉडी। ठीक है, तो Q हमारे यहाँ पे क्या हो गया? चार्ज ऑन द बॉडी, N इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम डिनोटेड बाय द लेटर C। हमने ऊपर पढ़ लिया, जो हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसकी SI यूनिट क्या होती है? कूलम। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? C से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू टोटल चार्ज पजेस्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम ऑफ चार्ज, तो वन कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? टोटल चार्ज पजेस्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, ये हमने ऊपर पढ़ लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज पजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, दैट इज़ वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो वन कूलम हमारा किसके इक्वल होगा? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा, है ना। क्योंकि ये 1.6 इंटू 10⁻19 जो हमारा ये है, ये तो हमारे एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है ना। तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और से वन कॉलम इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऊपर ये जो लिखा हुआ है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक कॉलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, Hence we can say that one coulomb of electric charge contains 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? एक कूलम जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, एक कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? दैट इज़ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या बोलेंगे? फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द डायरेक्ट फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस
थ्रू अ वायर इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, एक वायर में से जो निगेटिव चार्जेस का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, अ करंट इज सेड टू बी फ्लोइंग इन अ क्लोज लिंक हैज़ बीन प्रूव्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो करंट कैसे सर्किट में फ्लो करता है? एक क्लोज्ड सर्किट में, है ना, क्लोज्ड लिंक में फ्लो करता है। दिस लिंक इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इफ़ अ क्लोज लिंक हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब किसी क्लोज लिंक को हम इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स में फ्लो करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। एन इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ कंटिन्यूस पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो एंड हैंस कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जब कंटिन्यूस हमारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, तो उससे क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। The magnitude of an electric current is defined as the amount of electron passing through a cross section area of wire within the given interval of time। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? करंट के मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ वायर विद इन अ गिवन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो करंट हमारे किसके इक्वल होता है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन हमारे उस वायर में से कितने टाइम में पास हो रहे हैं ना, दैट इज़ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। और जब भी हम रेट की बात करते हैं तो क्या करते हैं हम? जब भी हम रेट की बात करते हैं तो मीन्स हम टाइम की बात करते हैं ना। तो करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस मीन्स नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोइंग इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर अपॉन टाइम टेकन, और से I इज इक्वल टू क्यू टी। अब I से हम क्या डिनोट करते हैं? I से हम डिनोट करते हैं करंट को। ठीक है, और Q से हमने ऊपर पढ़ा था, हम किसको डिनोट करते हैं? Q से हम डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, जो हमारे चार्ज होता है। चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं? Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, Q इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड T से हम किसको डिनोट करते हैं? टाइम को। द SI यूनिट ऑफ करंट I इज टेकन एस एम्पियर, दैट इज A। ठीक है, तो SI यूनिट ऑफ करंट क्या होता है? A। और इसको हम किससे डिनोट SI यूनिट ऑफ करंट क्या होता है? एम्पियर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? A से। नेम्ड आफ्टर ग्रेट फिजिसिस्ट एंड्रे मारी एम्पियर। ठीक है, तो इसकी SI यूनिट एम्पियर कैसे बनी? जिन साइंटिस्ट ने इसके बारे में रिसर्च की थी, उनके ऑनर में हमने करंट की SI यूनिट क्या रखी? एम्पियर रखी। ठीक है, जिनका नाम क्या था? एंड्रे मारी एम्पियर। ठीक है, सिंस द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। अब हमें पता है कि कूलम का जो हमारे चार्ज होता है उसका SI यूनिट क्या होता है? कूलम होता है, और टाइम का SI यूनिट सेकंड होता है। तो हम 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 एम्पियर इज़ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, है ना। तो 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर इज़ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। ठीक है, ये वाली जो आपकी लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमें क्या दिया है? एन एम मीटर इज़ यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट। तो एम मीटर क्या है? ये एक डिवाइस है जिससे क्या मेज़र किया जाता है? करंट। ठीक है, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट मेज़र किया जाता है। द एम मीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड बिसाइड्स द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्किट। ठीक है, तो एम मीटर को कहाँ कनेक्ट किया जाता है? ऑलवेज कनेक्टेड बिसाइड्स द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच में इसको कनेक्ट किया जाता है। अब एक बात और, अगर आप ये पूछें कि अगर हमारे एग्ज़ाम में आया कि करंट की SI यूनिट क्या होती है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? कूलम पर सेकंड लिखें या एम्पियर लिखें? कन्फ्यूज़न होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जब भी हमारे एग्ज़ाम में आए कि करंट की SI यूनिट लिखना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें सबसे पहले तो यही लिखना है, I इज़ इक्वल टू Q/T। ठीक है, अब ये जो हमारा I है, I की SI यूनिट क्या होनी चाहिए थी? कूलम पर सेकेंड, है ना, क्योंकि हमारे चार्जेस की SI यूनिट होती है कूलम और टाइम की होती है सेकेंड। बट हमने इसको एम्पियर क्यों बोला? किसको ऑनर करने के लिए बोला? एंड्रे मारी एम्पियर। ठीक है, जो एक फिजिसिस्ट हैं। तो इसके इक्वल में अब हम लिखेंगे I इज़ इक्वल टू A, दैट इज़ एम्पियर।
ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आए तो हमें ऐसे ही लिख के आना है। ठीक है, आगे बढ़े, इतना सबको समझ में आया? ठीक। द स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो जो करंट की हमारी स्मॉलर यूनिट होती हैं उनको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में। द रिलेशन बिटवीन देम इज गिवन बाय 1 MA मीन्स मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं? 10⁻³ एम्पियर। एंड 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। ओके, हाँ, तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जहाँ मैं रहती हूँ वो एरिया है रेलवे लाइन के पास का, मीन्स रेलवे स्टेशन के पास का है, तो यहाँ ट्रेन वगैरह आती जाती रहती है, तो उसके साउंड को आप थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? सो बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क टू बी डन मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये है हमारी प्लेस ए और ये है हमारी प्लेस बी। ठीक है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, और 10 kg वेट है उसके पास। उसे इस 10 kg वेट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना है। ठीक है, जब वो इस 10 kg वेट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाएगा तो क्या होगा? वो कुछ वर्क करेगा, है ना, कुछ वर्क होगा, जो वो कुछ वर्क करेगा, वो क्या करने में? इस 10 kg वेट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज अ वर्क टू बी डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब ऐसे हम 10 kg वेट की जगह क्या ले सकते हैं? ये जो भी हमारा एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, इसको 10 kg वेट की जगह एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो ये क्या करेगा? ये कुछ वर्क डन करेगा, है ना, कुछ वर्क डन करेगा, है ना, क्या मूव करने के लिए? कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज मूव करने के लिए, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क टू बी डन। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? जो वर्क किया गया हो, टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या मूव करने के लिए? कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। कहाँ से कहाँ तक मूव करने के लिए? इन्फिनिटी से टू दैट पॉइंट, जो भी हमारा पॉइंट हो वहाँ तक मूव करने के लिए। ठीक है, जो हमारा वर्क डन किया जाता है एक यूनिट चार्ज को मूव करने में, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को एग्जाम्पल से? अब हम आगे किसके बारे में पढ़ते हैं? अब हम पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, वही चीज़ है। पोटेंशियल डिफरेंस हम किसे बोलते हैं? किसी भी दो गिवन पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी दो भी गिवन पॉइंट्स में किसी दो गिवन पॉइंट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए एक चार्ज को जो वर्क किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? V से। और इतना हमें पता है, हम 9th में भी पढ़ चुके हैं, वर्क डन को हम किससे डिनोट करते हैं? W से। एंड अमाउंट ऑफ चार्ज मूव्ड मीन्स चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं? Q से। तो इससे हमारा क्या फॉर्मूला निकल के आया? यह आ गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, हाईलाइट कर दिया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। V इज इक्वल टू W/Q। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, W वर्क डन एंड Q इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज मूव। ठीक है, डू यू नो द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, नेम्ड आफ्टर अ ग्रेट फिजिसिस्ट अलेक्जेंड्रो वोल्टा। अब आप सोचेंगे फिर से कि हमारे पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट क्या होनी चाहिए थी? वर्क की क्या होती है? वर्क डन की होती है जूल, है ना, और Q चार्ज की क्या होती है हमारी? कूलम। तो वैसे तो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट जूल पर कूलम होनी चाहिए थी, लेकिन इन ऑनर ऑफ ग्रेट फिजिसिस्ट
एलेजेंड्रो वोल्टा, हमने इसकी एसआई यूनिट क्या रखी, वोल्ट। ठीक है, किसके ऑनर में, एलेजेंड्रो वोल्टा के ऑनर में है, एलेजेंड्रो वोल्टा के ऑनर में हमने पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट रखी वोल्ट। ठीक है, A chemical reaction within a cell develops a difference in potential difference between two terminals। ठीक है, जो हमारा सेल होता है उसमें क्या होता है, केमिकल होते हैं, है ना। तो जो केमिकल रिएक्शन उसके अंदर होता है वो क्या डेवलप करता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है, किसमें, सेल के जो दो टर्मिनल्स होते हैं उनमें। When a cell is connected to a circuit, the potential difference causes the charge to flow and hence the current is flowing through the circuit। ठीक है, तो जब हमारा सेल किसी सर्किट में कनेक्ट किया जाता है तो क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो और जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसकी वजह से क्या होता है, उसी की वजह से हमारे चार्जेस फ्लो करते हैं। और ये जो हमारे चार्जेस का फ्लो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ठीक है, और ये करंट क्या होता है, हमारे सर्किट में फ्लो करता है। If we substitute the SI unit of work done, joule, and charge, that is coulomb, in the following relation, we will get V is equal to W by Q, है ना। That is V is equal to 1 minute. That is V is equal to 1 joule into 1 joule upon 1 coulomb। ठीक है, hence we can define potential difference between 2 points as 1 joule of work that is required to move 1 coulomb of charges between 2 points। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, डिफाइन 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 वोल्ट इज दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट एज 1 जूल ऑफ वर्क दैट इज रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, अब हमें कुछ और भी दे रखा है यहाँ पे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज मेजर विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। तो कोई भी 2 पॉइंट के बीच का हम पोटेंशियल डिफरेंस किससे फाइंड करते हैं, किससे मेज़र करते हैं, वोल्ट मीटर से मेज़र करते हैं। फॉर दिस पर्पस इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द पॉइंट्स फ्रॉम वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस इज़ टू बी मेजर्ड। तो इसको कोई भी हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, और वोल्ट मीटर कहाँ कनेक्ट किया जाता है, कोई भी 2 पॉइंट जिनके बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना हो। ठीक है, अब हमें एक फैक्ट दे रखा है, डू यू नो we can get an electric shock if we touch a naked live wire। ठीक है, इलेक्ट्रिक currents tend to flow due to the potential difference that exists between the earth and a wire। ठीक है, as a wire acquires the positive value। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्यों फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है ना, जो कि हमारे अर्थ और वायर के बीच में एडजस्ट करता है। Therefore, when we touch a naked live wire, our body provides a current, a bridge or link to flow from high potential wire to zero potential that is earth via our body। ठीक है, तो जब हम कोई भी वायर टच करते हैं, नेकेड लाइव वायर, तो क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है वो क्या प्रोवाइड करती है, एज अ ब्रिज, किसके बीच में, अर्थ और जो हमारा वायर है उसके बीच में एज अ ब्रिज काम करती है हमारी बॉडी। ठीक है, क्या फ्लो करने के लिए, करंट फ्लो करने के लिए। ठीक है, दिस फ्लो रिजल्ट्स इन इलेक्ट्रिक शॉक विच कैन प्रूव टू बी फैटल। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अगर ये करंट, हमारा जो करंट है वो बहुत हाई होगा तो उससे क्या होगा, उससे डेथ भी हो सकती है पर्सन की, और अगर थोड़ा लो होगा तो क्या हो सकता है, इसका नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है। ठीक है, डू यू नो बर्ड्स सिटिंग ऑन लाइव वायर डू नॉट गेट इलेक्ट्रो काउंट। ऐसा क्यों होता है कि हम टच करें तो हम मे बी हमारी डेथ भी हो सकती है ना, बट जब बर्ड्स बैठती हैं उन्हीं वायर्स पे तो बर्ड्स को कुछ क्यों नहीं होता। पोटेंशियल डिफरेंस इज़ मस्ट फॉर करंट टू फ्लो। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़रूरी होता है करंट फ्लो करने के लिए। बर्ड्स डू नॉट electrocuted while sitting on live transmission wire because their bodies do not provide bridge or link for the electrons to flow। ठीक है, तो जो हमारी बर्ड्स होती हैं वो उनकी जो बॉडी होती है ना, वो करंट को उनकी बॉडी से करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, और जब करंट फ्लो ही नहीं होगा तो क्या होगा, उनको करंट लगेगा भी नहीं, है ना। द पोटेंशियल ऑफ अ बर्ड्स बॉडी इज़ ज़ीरो बिफोर कमिंग इन टच विद वायर। तो बर्ड की जो बॉडी का जो पोटेंशियल होता है वो वायर पर बैठने से पहले कैसा होता है, ज़ीरो होता है। व्हेन अ बर्ड सिट्स ऑन अ वायर
इट्स बॉडी पोटेंशियल राइजेस एंड बिकम इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द वायर। लेकिन जब बर्ड क्या करती है, जब बर्ड किसी वायर पे बैठती है तो क्या होता है, जो उसकी बॉडी का पोटेंशियल होता है वो बढ़ जाता है और किसके इक्वल हो जाता है, इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ वायर। इफ़ अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड टचेस द बर्ड देन बोथ विल गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। बट अगर हम उस बर्ड को टच कर लें तो हमको भी इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और बर्ड को भी इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज द पर्सनस बॉडी वुड प्रोवाइड अ लिंक फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू पास ऑन द अर्थ। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमारी जो बॉडी होगी वो क्या करेगी, वो करंट को पास होने देगी, हमारी बॉडी करंट को पास होने देगी, कहाँ जाने के लिए, अर्थ में जाने के लिए, है ना, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने के लिए। और हमारी बॉडी में ऐसा क्यों होगा, ड्यू टू नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो जब हाई करंट फ्लो होगा तो हमारा नर्वस सिस्टम क्या होगा, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, जिससे हमारी डेथ भी हो सकती है। और अगर करंट थोड़ा कम होगा तो उससे क्या होगा, उससे हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा, मे बी हमारा कोई पार्ट भी डैमेज हो सकता है। ठीक है, और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, प्रीवियस थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, इसलिए मैंने वीडियो पॉज करके मैं थोड़ा ऊपर गई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इट इज़ वेल नोन दैट करंट इज़ द फ्लो ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स दैट आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतना हमें पता है कि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स दैट आर इलेक्ट्रॉन्स, है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है हमारा करंट। सिंस लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इतना हमें पता है, लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नेट है, मैग्नेट में जो हमारा नॉर्थ पोल होता है वो नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, बट नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है ना, क्योंकि दोनों अपोजिट पोल्स होते हैं, इसलिए तो अट्रैक्ट करते हैं। जब सेम पोल सामने आते हैं तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सेम इसमें भी होता है, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल पुशेस द इलेक्ट्रॉन्स एंड द पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट्स देम। तो जो हमारा सेल होता है उसका जो नेगेटिव टर्मिनल होता है ना, जब वहाँ बहुत सारे वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होता है ना, वहाँ पे हमारा जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो क्या करते हैं, सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है तो उससे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स भेज देते हैं, है ना, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भेजते हैं। और पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है, पॉजिटिव टर्मिनल पर जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं वो उन्हें अट्रैक्ट करते हैं, है ना, क्योंकि अनलाइक चार्जेस होते हैं। Hence the electrons flow from negative terminal of the battery to the positive terminal via electric components such as a bulb placed between them। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, हमारा जो हमारा फ्लो होता है बैटरी में वो यही होता है, वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल पे कंसंट्रेशन हाई होता है इलेक्ट्रॉन्स का और सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, मीन्स प्रोटॉन्स की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा जो हमारे जो सर्किट डायग्राम है वो दिया हुआ है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इसमें, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है कन्वेंशनली दैट डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो हमारे करंट का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के फ्लो के अपोजिट होता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे कि जब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारा करंट भी इसी साइड में फ्लो होना चाहिए, है ना। लेकिन जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई थी, जब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कवर किया गया था, उस टाइम उन लोगों को प्रोटॉन्स के बारे में नॉलेज नहीं थी, तब सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए थे। ठीक है, सॉरी, तब उन लोगों को इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नॉलेज नहीं थी, तब सिर्फ प्रोटॉन्स डिस्कवर हुए थे। ठीक है, तो उन्होंने ये समझा कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो फ्लो करते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है ना। बट बाद में जब इसके ऊपर और रिसर्च हुई तब क्या हुआ, तब ये पता चला कि जो करंट होता है वो किसके फ्लो की वजह से होता है, निगेटिव चार्जेस की फ्लो की वजह से। अब तब तक बहुत सारा कुछ पब्लिश हो चुका था, और मीन्स अब अगर वो ऐसा करते तो ऐसा करना बहुत मुश्किल था कि अब वो ये कहते कि जो हमारा करंट होता है वो निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो करता है। ठीक है, तो उन्होंने अपनी बात को वो गलत नहीं करा,
उसको चेंज नहीं करा, उसको कुछ अलग वे में चेंज करा। उन्होंने ये कह दिया कि जो हमारे करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट होता है। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें दी गई है। हैंस इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल वाया द बल्ब। तो कन्वेंशनली क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हमारा वो किसके अपोजिट फ्लो करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट फ्लो करता है। ठीक है, हैंस इलेक्ट्रिक करंट्स फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल वाया बल्ब। What makes the electrons and has the current to flow in a circuit? अब ऐसा क्या होता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स और करंट फ्लो करते हैं एक सर्किट में? This is the difference in potential that tends to push the electrons across the circuit, which in turn is responsible for the flow of current. तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है differential potential means potential difference की वजह से। You know that potential difference between two points can be compared with the difference between द वाटर लेवल्स इन टू कनेक्टेड कंटेनर्स। ठीक है, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे भी और कैसे देख सकते हैं, जैसे कि हमारा ये एक कंटेनर है, ठीक है, और ये एक और कंटेनर है, ये दोनों क्या है, आपस में कनेक्टेड है बीच में। ठीक है, अब एक में जो है हमारा वाटर लेवल यहाँ तक है, यहाँ तक ये है हमारा वाटर लेवल, और दूसरे में है वाटर लेवल यहाँ तक, है ना। तो अब क्या होगा, जैसे कि हमने पढ़ा है, हमेशा ही पढ़ा है, बायो में, केमिस्ट्री में, हमने सब में यही पढ़ा है कि जो भी हमारी कोई भी चीज़ होती है वो कहाँ जाती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। मीन्स अब यहाँ पे जब पानी में, जैसे कि ये हमारा कंटेनर है ए, ये कंटेनर ए है और ये कंटेनर बी है, तो हमारा पानी कहाँ से कहाँ फ़्लो करेगा, पानी हमारा फ़्लो करेगा ए टू बी फ़्लो करेगा। क्यों फ़्लो करेगा, क्योंकि हमारे जो कंटेनर ए है उसमें पानी का प्रेशर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बी। ठीक है, तो हमारा पानी किस में फ़्लो करेगा, ए टू बी फ़्लो करेगा। कब तक, जब तक दोनों का वाटर लेवल और से वाटर प्रेशर दोनों का इक्वल ना हो जाए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सभी को। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑफ वाटर लेवल्स इन टू कनेक्टेड कंटेनर्स। In the same way, the flow of electric current can be compared with the flow of water between the water columns। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक करंट को भी किससे कंपेयर कर सकते हैं, जो हमारे वाटर का फ्लो था इन बोथ कंटेनर्स। ठीक है, वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। वाटर हमारा कहाँ फ्लो करेगा, हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल में फ्लो करेगा। ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट्स ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ऐसे ही हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। डू यू नो हाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स अकर? अब आपको पता है कि जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट होता है उनका फ्लो कैसे होता है। द आंसर इज़ वेरी सिंपल, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स अकर बिकॉज द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो हमारा करंट क्यों फ्लो होता है, चार्ज पार्टिकल्स की वजह से, है ना, चार्ज पार्टिकल्स के फ्लो की वजह से। इन मेटेलिक कंडक्टर द चार्ज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स। तो जो हमारे मेटल कंडक्टर होते हैं उसमें चार्ज पार्टिकल कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए हम क्या कह सकते हैं सिंपली कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है, नथिंग बट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय कन्वेंशन वी कंसीडर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। बट क्या होता है, हमारे पॉजिटिव पार्टिकल्स जो होते हैं वो तो फ्लो नहीं करते हैं, वो तो स्टैटिक होते हैं, है ना, अपनी प्लेस पर रहते हैं। लेकिन हम क्या समझते हैं, हम ये मान के चलते हैं ड्यू टू कन्वेंशन कि जो हमारा करंट का फ्लो होता है वो कैसा होता है, फ्लो ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के डायरेक्शन में। As electric current in a conductor is flow of electrons which are negatively charged particles, the direction of flow of current is opposite to the direction of flow of electrons। इसीलिए हमारा क्या होता है, जो हमारा करंट का डायरेक्शन होता है वो किसके अपोजिट होता है, फ्लो ऑफ पॉजिटिवली चार्ज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बाय नाउ वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन अ कंडक्टर। अब हमें पता चल गया है, कंफर्म हो गया है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन अ कंडक्टर।
देयरफॉर द अमाउंट ऑफ करंट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ चार्जेस। इसलिए क्या होगा, जो हमारा करंट होगा वो किससे कनेक्टेड होगा, उसका किससे रिलेशन होगा, उसका रिलेशन होगा अमाउंट ऑफ चार्जेस से। ठीक है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट। तो एक कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज अ फ्लो ऑफ टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट दैट इज आई, टोटल चार्ज फ्लोइंग दैट इज क्यू, एंड टोटल टाइम दैट इज टी। ठीक है, तो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चार्ज इज एम्पियर। इसको हमने ऊपर भी देखा था, है ना, क्यों, एंट्री हमारी एम्पियर के ऑनर में हमने क्या रखी, इसकी ऐसा यूनिट एम्पियर रखी। इट इज़ डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। तो पूछा क्या जा सकता है हमसे एग्जाम में, क्या पूछा जा सकता है, डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 एम्पियर डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। ठीक है, दैट इज़ 1A इज इक्वल टू 1C पर सेकेंड। अब हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, अब ओम्स लॉ क्या होता है, पढ़ते हैं आगे। ओम्स लॉ क्या होता है, कंस्ट्रक्ट अ सिंपल सर्किट यूजिंग अ बैटरी हैविंग 5 सेल ऑफ इक्वल पोटेंशियल V। ठीक है, अब हमसे कहा गया है एक एक्टिविटी करने को, हमें एक सिंपल सर्किट बनाना है यूजिंग बैटरी हैविंग 5 सेल। क्या यूज़ करके, एक बैटरी जिसमें कि 5 सेल हो। ठीक है, जिनका पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो, पोटेंशियल उनका इक्वल हो V। द रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंट R एंड अ स्विच। कनेक्ट अ वोल्टमीटर एंड एमीटर across and along the resistor respectively. Make sure that initially the circuit is connected with only one cell. Now switch on the circuit and measure the readings in both ammeter and voltmeter. Note these readings in the table given below. Now connect the circuit to 2 cells and measure the readings in the voltmeter and the ammeter. Repeat the process using 3, 4, 5 cells respectively and know the readings in each case. तो नंबर ऑफ सेल्स जब 1 था तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन M एंड N क्या था, 2, एंड करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट क्या था, 1 एम्पियर। और जब सेल 2 हो गए तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 4, और हमारा करंट क्या हो गया, 2 एम्पियर। जब 3 सेल थे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 6, और करंट क्या हो गया, 3 एम्पियर। जब 4 सेल्स थे तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 8, और करंट क्या हो गया, 4 एम्पियर। जब 5 सेल्स थे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 10, और करंट कितना हो गया, 5 एम्पियर। अब इससे हमें क्या देखने को मिला, नाउ प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट ऑफ 5 रीडिंग्स. Draw the potential difference on x-axis and the current on y-axis. You will observe that a graph between two quantities come out to be straight line. What is the significance of a straight line? अब हमने 9th क्लास में पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। ठीक है, जब हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता था तो हम क्या कहते थे कि हमारी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है ना। ऐसे ही करंट पोटेंशियल डिफरेंस के जो हमारा हमने ये ग्राफ बनाया, ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन। मीन्स जो हमारा आई है दैट इज़ जो हमारा वी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, यू नो दैट करंट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. These charge flow from one point to another when a potential difference exists between the 2 points. ठीक है, इतना हमें पता है करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस होता है। जब ये चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से तो ये मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। हाउ डू वी रिलेट पोटेंशियल डिफरेंस विद करंट, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को करंट से कैसे रिलेट कर सकते हैं। इफ़ यू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वी अपॉन आई फॉर ऑल 5 केसेस देन यू विल गेट द सेम वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, जो भी हमने ऊपर एक्टिविटी करी उसके बेस पे अगर हम वी और आई का रेशियो निकालें तो क्या होगा, हमें हर केस में रेशियो सेम मिलेगा। दिस इम्प्लाइज दैट द रेशियो ऑफ वी अपॉन आई इज़ कॉन्स्टेंट। मीन्स जो हमारा वी और आई का जो रेशियो है वो क्या है, हर केस में कॉन्स्टेंट है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स यूज्ड इन अ सर्किट। ठीक है, hence we can say that potential difference that is V is directly proportional to the current that is I. इसको हम क्या लिख सकते हैं, V is directly proportional to I. ठीक है, इतना सभी को समझ में आया। इसको हम एक और एग्जांपल से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा
जहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा होगा, नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ, जैसे हमने ऊपर वाले केस में पढ़ा था अभी, जैसे कि जो हमारे टैंक थे, जैसे कि हमारे जो दो टैंक थे, टैंक ए एंड टैंक बी, ठीक है। उसमें अब हमने क्या देखा था, एक में जो हमारा वाटर का लेवल था वो ज़्यादा था, एक में कम था। तो जहाँ वाटर लेवल ज़्यादा होगा वहाँ वाटर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, है ना। और जहाँ वाटर लेवल कम होगा वहाँ वाटर का प्रेशर भी कम होगा। तो इसमें क्या है, जो हमारा दोनों चीज़ें हैं वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली हमारा जो v है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, I के। तो जैसे जैसे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा क्या करेगा, करंट भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। दिस रिलेशन इज़ नोन एज ओम्स लॉ। और ये जो हमारा रिलेशन है v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन दैट इज़ कांस्टेंट टेम्परेचर, लेकिन ओम्स लॉ को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, है ना। ओम्स लॉ कहाँ काम करेगी, जहाँ ये कंडीशंस होंगी। कौन कौन सी कंडीशन, अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होनी चाहिए, जैसे कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए और कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए, ठीक है, एक्सेट्रा। द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट। जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा वहाँ पे क्या होगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वहाँ हमारा पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और इतना हमने पहले भी पढ़ा है, जैसे कि हमारा कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, ठीक है। अगर हमें a इज़ इक्वल टू b लिखना है, अगर हमें a इज़ इक्वल टू b लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाना होगा। तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट ज़रूर लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने a इज़ इक्वल टू b लिखने के लिए हमने यहाँ पे c कांस्टेंट लगा दिए, a इज़ इक्वल टू सी बी। अब हम इसको इक्वल लिख सकते हैं। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या ऊपर देखा था, हमने ऊपर देखा था v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब अगर हमें v इज़ इक्वल टू I लिखना है तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो हम कांस्टेंट क्या लगाते हैं, r, ठीक। अब ये r क्या होता है, दिस r इज़ नथिंग बट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये r क्या होता है, रेजिस्टेंस। अब आप पूछेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और एक बात और, ये जो हमारे कुछ कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स, ये मैंने इस PDF में मेंशन नहीं किया है, ये आपके NCERT में एक टेबल दी गई है, आप उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। Where R is a constant of proportionality that is called resistance of the resistor. It tends to resist the flow of charge through a conducting wire, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे कि इस नाम से पता चल रहा है, रेजिस्टेंस मीन्स किसी चीज़ को रोकना, है ना। तो यहाँ पे किस चीज़ को रोकता है, हमारा रेजिस्टर किस चीज़ को, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो किसको अपोज करता है, इट टेंड्स टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टिंग वायर। तो हमारा जो वायर होता है उसमें जो चार्जेस का फ्लो होता है उसको अपोज करता है हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। द इट्स SI यूनिट इज़ ओम। तो द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज़ ओम। ओम की SI यूनिट को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस की SI यूनिट को हम क्या कहते हैं, ओम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दस वी कैन राइट ओम्स लॉ एज I इज़ इक्वल टू V/R। क्यों, क्योंकि हमने लिखा था V इज़ इक्वल टू R/I, ठीक है। तो हम V/R क्या लिख सकते हैं, V/R इज़ इक्वल टू I, ठीक है। Hence, according to Ohm's law, current is direct proportional to the potential difference, ठीक है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा
करंट जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस के, ठीक है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल्ड कीपिंग रेजिस्टेंस द सेम करंट विल ऑल्सो गेट डबल्ड, ठीक है, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के, तो अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर दिया तो हमारा करंट भी क्या हो जाएगा, डबल, लेकिन कब, जब हमारा रेजिस्टेंस सेम होगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इफ रेजिस्टेंस इज डबल्ड कीपिंग पोटेंशियल डिफरेंस द सेम करंट विल रिड्यूस टू हाफ, क्यों, क्योंकि हमारा जो करंट होता है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस के, तो अगर हमने रेजिस्टेंस डबल कर दिया और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम है तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, करंट विल रिड्यूस टू हाफ। अब ओहमिक रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। कंडक्टर्स विच फॉलो द ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर आर कॉल्ड ओहमिक रेजिस्टर्स, ठीक है, वो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ओहमिक डिवाइसेस, और से ओहमिक रेजिस्टर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑल मेटलिक कंडक्टर्स, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद कॉपर इलेक्ट्रोड्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। जो हमारे नॉर्मली जो हम गैजेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक गैजेट्स, वो क्या होते हैं, वो मोस्टली नॉन ओहमिक होते हैं, ठीक है। A straight line graph passing through the origin is obtained between potential difference V and current I for such resistors। जो ऊपर हमने resistors पढ़े हैं, मेटलिक कंडक्टर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक्सेट्रा, तो इनका अगर हम वी आई ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो हमारा वी आई ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, ठीक है। दिस मीन्स दैट द रेशियो ऑफ वी एंड आई दैट इज आर इज कॉन्स्टेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वी एंड आई। आप पढ़ेंगे नॉन ओहमिक रेजिस्टर्स के बारे में। कंडक्टर्स विच डू नॉट फॉलो द ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओहमिक रेजिस्टर्स। फॉर एग्जांपल एलईडी, सोलर सेल, जंक्शन डियोड, ट्रांजिस्टर, बल्ब, फिलामेंट एक्सेट्रा। इसमें हम अपने गैजेट्स भी रख सकते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन और हमारा टीवी, फ्रिज वगैरह, ये सब क्या होते हैं, ये हीट हो जाते हैं, है ना, तो ये सब क्या है, ये सब नॉन ओहमिक डिवाइसेस हैं और से नॉन ओहमिक रेजिस्टर्स हैं, ठीक है। तो ये वी आई ग्राफ है हमारा किसका, नॉन ओहमिक कंडक्टर्स का। जो हमारे ओहमिक कंडक्टर्स होते हैं उनका कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, और जो हमारे नॉन ओहमिक रेजिस्टर्स होते हैं उनका कैसा होता है, कर्व्ड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक करंट what is the resistance offered by a bulb to flow of charge if the ammeter and voltmeter show the reading of 2 ampere and 12 volt respectively, ठीक है। अब हमें क्या दे दिया गया, हमें दे दिया गया यहाँ पे इन सर्किट, हाँ, तो इसमें यहाँ पे हमें क्या दे दिया गया, हमें एक तो ए दे दिया गया और एक बी दे दिया गया, ठीक है। अब हमें क्या क्या दे दिया गया, मीन्स हमें पोटेंशियल डिफरेंस V दे दिया गया और करंट दैट इज़ I दे दिया गया, मीन्स एम्पियर, है ना, एम्पियर में हमें दे दिया गया करंट। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इज़ इक्वल टू आई आर होता है, या फिर हम कह सकते हैं R इज़ इक्वल टू V बाई आई, है ना। तो हम इसमें क्या पूछा गया, हमें रेजिस्टेंस पूछा गया है, तो R इज़ इक्वल टू 12V बाई 2A, मीन्स जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अपॉन में क्या आ जाएगा, हमारा करंट आ जाएगा, है ना। तो 12V बाई 2A दैट इज़ इक्वल टू 6 ओम। हैंस 6 ओम रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय द बल्ब टू द फ्लोइंग चार्ज, ठीक है। तो हमारे जो हमें ऊपर केस दिया है उसमें हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, 6 ओम, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इन अ गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट द पोटेंशियल ऑफ बैटरी इज़ 24, ठीक है। हमें क्या दे दिया, बैटरी का पोटेंशियल दे दिया गया। When a copper wire is connected between the points M and N, ठीक है, M और N के बीच में कॉपर वायर कनेक्ट किया गया। The ammeter reads 5 एम्पियर, तो एमीटर में क्या रीडिंग आई, 5 एम्पियर। Whereas when chromium wire of same length and thickness is connected between the points M and N, the ammeter reads 2 एम्पियर। लेकिन जब कॉपर वायर की जगह क्रोमियम वायर कनेक्ट किया गया तो एमीटर में क्या रीडिंग आई, 2 एम्पियर की। Can you tell which wire offers greater resistance to flow of charges? अब हमें बताना है कि कौन सा वायर ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा चार्जेस के फ्लो के लिए। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। गिवन दैट पोटेंशियल डिफरेंस
फॉर बोथ वायर इज़ 24V। हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या दे दिया गया, 24V दे दिया गया। ये क्या है, दोनों वायर के लिए हमारा सेम है, ठीक है। फॉर कॉपर वायर हमारा करंट कितना था, 5 एम्पियर। अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करें तो इससे हमारा रेजिस्टेंस कितना निकलेगा, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर कितना होगा, 4.8 ओम, ठीक है। और अब हम क्रोमियम वायर का देखें तो क्रोमियम वायर का करंट कितना है, 2 एम्पियर। और जब हम इसमें ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस हमारा मिलेगा 12 ओम, ठीक है। सिंस रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज रेजिस्टेंस ऑफ क्रोमियम इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, ठीक है। तो हमारा रेजिस्टेंस ऑफ क्रोमियम क्या है, वो कॉपर के रेजिस्टेंस से ज़्यादा है। क्रोमियम वायर विल ऑफर ग्रेटर रेजिस्टेंस इन कंपैरिजन टू कॉपर वायर। तो हमारा क्रोमियम वायर होगा वो क्या करेगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा एज़ कम्पेयर टू कॉपर वायर। Hence Ohm's law shows that chromium wire is a poor conductor of electricity as compared to copper wire। तो according to Ohm's law हमारा क्रोमियम क्या है, क्रोमियम बैड कंडक्टर नहीं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज कम्पेयर टू कॉपर वायर। कॉपर वायर हमारा क्या है, गुड कंडक्टर, वेयर एज क्रोमियम वायर हमारा क्या हुआ, बैड कंडक्टर। क्योंकि जो हमारे वो कंडक्टर्स होते हैं जो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं वो क्या होते हैं, वो पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है। और जो कम रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। अब हमारा सबसे अच्छा, हमारा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सिल्वर, क्योंकि सिल्वर सबसे कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। डू यू नो वाई इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ थिक कंडक्टिंग वायर्स इन अ वायरिंग। क्या आपको पता है जो हमारे घर में वायरिंग होती है उसमें थिक वायर क्यों यूज़ किए जाते हैं, थिक वायर यूज़ करने की क्यों एडवाइस दी जाती है। दिस इज़ रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वायर यूज्ड इन सर्किट्स। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे वायर की थिकनेस या लेंथ होती है उसका किससे कनेक्शन होता है, उसका कनेक्शन होता है रेजिस्टेंस से, ठीक है, अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। We know that resistance is natural tendency of conductors to oppose the flow of electric charge, ठीक है। हमें पता है रेजिस्टेंस जो होता है वो हर कंडक्टर्स में होता है ना। Hence it is cause a loss of electricity and should be minimized। तो इससे क्या होगा, जब हमारा ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होगा, है ना, और इलेक्ट्रिसिटी भी कम आएगी। दिस कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग थिक कंडक्टिंग वायर्स, ठीक है। तो ऐसा होने से कैसे रोक सकते हैं हम, थिक कंडक्टिंग वायर्स को यूज़ करके। हैंस वी विल डिस्कस द डिफरेंट फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम वो फैक्टर्स पढ़ेंगे जिन पे कि हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, जो मतलब वो फैक्टर्स जिनसे हमारा रेजिस्टेंस अफेक्ट होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट एन ओपन सर्किट विद ओपन एंड्स एम एंड एन, ठीक है। टेक 6 पीसेस ऑफ वायर विद डायमेंशंस एज गिवन बिलो। अब मैं ये 6 केसेस दे रखे हैं, हमारे 5 केसेस में हमने कॉपर वायर यूज़ किया है और 6th केस में हमने क्या किया है, क्रोमियम वायर यूज़ किया है। सबकी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग है, ठीक है। अब हम देखते हैं, कनेक्ट कॉपर वायर ऑफ केस 1 बिटवीन द ओपन पॉइंट्स ऑफ एम एंड एन। नोट द रीडिंग्स इन एम मीटर। रीडिंग विल गिव यू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉपर वायर, ठीक है। तो अब हम जो हमारा फर्स्ट केस में जो कॉपर वायर था, जब हम उसको एम एंड एन के बीच में कनेक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम रीडिंग्स नोट करेंगे। एम मीटर में जो रीडिंग आएंगी उनको नोट्स करेंगे और जो रीडिंग होगी वो हमें क्या देगी, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉपर वायर, ठीक है। ऐसे ही हमें सारे केसेस की नोट करनी है। रिपीट द प्रोसेस विद द रिमेनिंग 4 वायर्स एंड मेक टेबल ऑफ योर रीडिंग इन ईच केस, ठीक है। द रीडिंग एंड कंपेयर, read the reading and compare them with the dimensions of the wire. Does the current depend on length, cross section area and the nature of material used? अब क्या जो हमारा करंट है वो किस पे, क्या वो लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया और नेचर ऑफ मटेरियल यूज पे डिपेंड कर रहा है। You will notice that amount of current that flows through a wire in case 1 is greater than the that flowing through the wire in case 2। अब हमने क्या देखा, जो हमारा करंट है वो किस में ज़्यादा फ्लो हो रहा है, वो ज़्यादा फ्लो हो रहा है केस 1 वाले वायर में, है ना, एज़ कम्पेयर टू केस 2। व्हाट डज दिस मीन, ये इससे मतलब क्या है, दिस मीन दैट अ लॉन्ग वायर ऑफर्स ग्रेटर रेजिस्टेंस
इन कंपेयर टू अ शॉर्ट वायर। इसका मतलब जो हमारा लॉन्ग वायर है वो क्या कर रहा है, ज़्यादा रेजिस्टेंस उसके अंदर है ना, एज़ कम्पेयर टू अ शॉर्ट वायर के कंपेरिजन में। ऑल्सो रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। और रेजिस्टेंस कब कम हो रहा है, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हो रहा है। अब ऐसे सोचिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हमारा ये, एक मिनट, ये हमारा ब्लैंक स्पेस है, इसमें एक तो हमारा है ये वायर, ठीक है, सेकंड है हमारा ये, एक वायर है हमारा ये पतला सा, और एक वायर है हमारा थोड़ा मोटा। अब इसमें हर एक के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी, एटम्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, इसमें भी होंगे। सब चीज़ें होंगी। अब ये जो हमारा है, ये है हमारा इलेक्ट्रॉन दोनों केसेस में। अब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाएगा, है ना। अब जब ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाएगा तो ये इम्प्योरिटीज से भी टकराएगा, है ना, एटम से भी टकराएगा। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसे रिपेल भी करेंगे, है ना। तो यहाँ गया फिर वापस आया, यहाँ गया, ऐसे ऐसे करके वो बहुत 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 कॉम्प्लेक्स मूवमेंट के बाद वो आगे पहुँच पाएगा, है ना, बार बार टकरा के। जबकि अगर हम केस सेकंड में देखें तो हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल ये जो ब्लैक वाले पार्टिकल्स हैं ये हमारे एटम्स हैं, और ये जो ब्लू वाले हैं ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और ये जो हमारे येलो येलो हैं ये इम्प्योरिटीज़ हैं। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो पहले इस एटम से टकराया तो वो वापस आ गया, फिर इस इलेक्ट्रॉन के पास, क्योंकि सेम चार्ज रिपेल करते हैं तो उसने रिपेल कर दिया, फिर ये गया इससे टकराया, है ना, इम्प्योरिटी से टकराया, फिर इधर को आया। तो ये एज़ कम्पेयर टू केस वन ये थोड़ा जल्दी पहुंच जाएगा आगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, है ना। और ऊपर क्या था, ऊपर स्पेस कम था तो पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत पास पास होंगे। फिर ऊपर पाथ भी लॉन्ग है, नीचे पाथ भी शॉर्ट है, ठीक है। और पाथ क्या है, ब्रॉड है, ऊपर क्या है, नैरो एंड लॉन्ग पाथ है, ठीक है। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो किस में ज़्यादा अच्छे से फ्लो कर रहा है, वो ज़्यादा अच्छे से फ्लो करेगा कौन से वाले में, जो हमारा थिक वायर होगा उसमें, ठीक है। किस में हमारा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अच्छे से फ्लो करेगा, जहाँ थिक वायर होगा। सिमिलरली इफ़ यू अलाउ द करंट to flow in each wire of relatively longer period, you will find that there is a decrease in current, ठीक है। तो अगर हम लॉन्ग एंड नैरो वायर यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा करंट डिक्रीज हो जाएगा। Hence from this activity we can say that resistance of a conductor depends on the following factors। तो ये एक्टिविटी परफॉर्म करके हम क्या कह सकते हैं, हमारा जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, ठीक है। सेकंड किस पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। थर्ड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, एंड फोर्थ नेचर ऑफ द मटेरियल यूज्ड। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो हमारा रेजिस्टेंस है दैट इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है ना। रेजिस्टेंस कब बढ़ रहा है, जब लेंथ ज़्यादा हो रही है, और कम कब हो रहा है, जब हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो रहा है। हमारा रेजिस्टेंस कब बढ़ रहा है, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हो रहा है। कब कम हो रहा है, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करें तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के, और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया के। और क्या, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है ना, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, एंड नेचर ऑफ मटेरियल यूज, नेचर पे भी डिपेंड करता है। अब ये जो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी साइन है,
इसको हटाना, अगर हमें R इज इक्वल टू L/A लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, दैट इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, अगर हमें इक्वल का साइन लेके आना है तो वो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होगा। अगर हमें R इज इक्वल टू लेंथ बाई एरिया लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बीच में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना होगा। अब वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होगा, ठीक है, पढ़ते हैं आगे क्या होगा। ओके, पहले हम देख लेते हैं सिंबल ऑफ रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर का सिंबल क्या होता है, रजिस्टर ऐसे एक सिंबल यूज़ किया जाता है रजिस्टर के लिए। ठीक है, ये वो हार्ट बीट नहीं है बहुत ऊपर नीचे वाली, ये सिंपली इसका फ्लो होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये भी हमने ऊपर भी पढ़ा। जो हमारे रेजिस्टेंस होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के। जितना लंबा वायर होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। वेयर एल इज़ द लेंथ ऑफ कंडक्टर। सेकंड क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस इन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया ऑफ द कंडक्टर, है ना। जितना ज़्यादा हमारा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम एरिया होगा। ठीक है, सिंस कंडक्टर हैव सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो हम क्योंकि हमारे जो भी हमारे कंडक्टर्स होते हैं, जनरली वायर जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, वो सिलेंड्रिकल होते हैं, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है उनका। ठीक है, तो द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, क्योंकि हमारे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई को हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, रेडियस को करेंगे। तो हमारा जो हम कह सकते हैं जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ रेडियस के, है ना। When the diameter of conductor is made double, the resistance become 1/4। ठीक, जब हमारे कंडक्टर का डायमीटर डबल कर दिया जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाई एरिया। ठीक है, ये मैंने अभी ऊपर भी बताया था आपको। अब एक चीज़ और बात हुई थी कि हमें अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल का साइन लेके आना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होगा, इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम बोलते हैं रो। ठीक है, प्रोनाउंस इसको क्या करते हैं, रो, है ना। तो क्या लिखे हैं हम, R इज इक्वल टू रो L/A। तो रेजिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे, रो L/A। वेयर जो हमारा ये P टाइप में बना हुआ है इसको हम बोलते हैं रो, वेयर रो इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ठीक है, और ये जो रो है इसको ये किसको डिनोट करता है, रेजिस्टिविटी को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये जो हमारा रो है ये क्या है, दैट इज़ रेजिस्टिविटी। ठीक है, दैट इज़ रेजिस्टिविटी। द रेजिस्टिविटी called the electrical resistivity of the material of the conductor. It is also known as specific resistance। तो resistivity को हम क्या कहते हैं, specific resistance भी कहते हैं। The resistivity of or specific resistance of a substance is equal to its resistance if it has a unit length and unit cross sectional area। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। अब कैसे आई है ऐसा यूनिट कैसे आई है, अब हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला देखते हैं, R इज इक्वल टू रो L/A। यही तो फॉर्मूला था हमारा। ठीक है, अब हम इसे और भी क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं R इंटू A इज इक्वल टू रो L। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, RA/L इज इक्वल टू रो। ठीक है, तो हम रेजिस्टिविटी को क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R/A/L। ठीक, अब अगर हम इनके ऐसा यूनिट पुट करें तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, दैट इज़ ओम। ठीक है,
एरिया की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हुआ तो बचा क्या हमारा? दैट इज़ रो इज इक्वल टू ओम मीटर। तो हमारे रो की तो हमारे जो रेजिस्टिविटी हो गई, रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या हो गई? दैट इज़ ओम मीटर। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। Resistivity is a characteristic property of a material. It only depends on the nature of material and not its dimension. तो हमारा रेजिस्टेंस जो था वो किस पे डिपेंड करता था? वो डिपेंड करता था लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, टेम्परेचर पे, और जो हमारे कंडक्टर है उसके मटेरियल पे, है ना। लेकिन रेजिस्टिविटी क्या होती है? ये हर मटेरियल की ओन प्रॉपर्टी होती है, और ये किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, ये डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? ओनली नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। बट लाइक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी ऑल्सो वेरीज विद टेम्परेचर। लेकिन जो हमारे ये तो हमारा मेजर डिफरेंस हो गया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही क्या है, किसके साथ चेंज होते हैं? टेम्परेचर के साथ चेंज होते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे हमारे रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी दोनों ही चेंज होंगे। ठीक है, पढ़ते हैं कंडक्टिविटी। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज़ नोन एज कंडक्टिविटी। जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है उसका रेसिप्रोकल को हम क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी। इट्स ऐसा यूनिट इज़ ओम मीटर। ठीक है, और तो इसकी एसआई यूनिट को हम क्या कह सकते हैं? ओम मीटर। ओम टू द पावर -1 एंड मीटर टू द पावर -1 मीन्स 1 बाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। दैट इज़ जो हमारा रेजिस्टिविटी होती है, जो ऊपर जो हमारा 1 है। ठीक है, रेजिस्टिविटी की हमारी क्या होती है? ओम मीटर। ठीक है, तो ये जो हमारा कंडक्टिविटी है इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? सीमेन मीटर, सीमेन पर मीटर। ठीक है, इतना सबको समझ में आया? हाँ, तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। बाकी का जो हमारा हाफ चैप्टर बचा है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है बट इजी है। उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और छोटी सी रिक्वेस्ट वही कि वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शेयर करने से क्या है, आपको भी अच्छा लगेगा और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने डाउट्स कमेंट कीजिए, या फिर आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट कीजिए। और मैं कोशिश करूँगी इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी से जल्द अपलोड कर दूँ। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय।